वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे हॉकी और क्रिकेट के हवाले से। आज पाकिस्तान ने बड़ा मुकाबला खेलना है न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 8 में, और इसी हवाले से अब हमें बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं जाहिद यासीन साहब, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, आरजे भी हैं, पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हैं इस वक्त और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम करते हैं। जाहिद यासीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे आज इस मुकाबले के हवाले से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के? जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक सवाल है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैदान होने वाले आज मैच के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि जो सुपर 8 के बहरहाल के मैचेज हैं ये तमाम टीमों के लिए बड़ी अहमियत के हमले हैं। आप यूँ कह लीजिए कि हर टीम के साथ जब खेलना है तो वो कहते हैं ना, गलती की गुंजाइश बहुत कम है। अगर पाकिस्तान के T20 जो वर्ल्ड कप है उसमें देखिए, हमने दूसरी टीमों के खिलाफ 3 मैच खेले, यहाँ पर हम वो जीतना चाहिए था, वो मैच हार गए। लेकिन अगर बात करते हैं आज के मैच के हवाले से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मबैन, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 50 T20 मैचेज हुए हैं, 24 पाकिस्तान ने जीते, 23 न्यूजीलैंड की टीम ने। लेकिन अगर आखिरी 5 T20 की बात की जाए तो वो भी 4 न्यूजीलैंड की टीम ने जीते, 1 पाकिस्तान ने जीता। लेकिन क्योंकि ये मैचेज न्यूजीलैंड में नहीं है, ये मैचेज श्रीलंका में हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम को संभल कर खेलना होगा। न्यूजीलैंड की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, वो किसी भी पिच पर, किसी भी मैदान पर बड़ी अच्छी बैटिंग। जाहिद यासीन साहब, पाकिस्तानी टीम को कहां पर है जहां से ले आज बल्लेबाज अच्छा परफॉर्म कर जाएं या स्पिनर्स? देखिए, हम हम पता कि हम पाकिस्तान की टीम में डिपेंड करना शुरू कर दी है। हम डिपेंड किस पर करते हैं? फरहान जो कि इस T20 वर्ल्ड कप के हाईएस्ट स्कोरर है, उस पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि 2 उनकी बड़ी इनिंग्स है। यूएसए के खिलाफ उन्होंने 73 रन बनाए थे, आखिरी मैच में उन्होंने 30 स्कोर की थी। कुछ कैमियो इनिंग्स खेली थी शादाब खान ने इन बिटवीन यूएसए के खिलाफ, बाबर आजम ने स्कोर किया था, साइन स्कोर नहीं करते के। लेकिन वही बात है कि हमारा डिपेंडेबल जो है ना, वो कोई सारी टीम पर नहीं है, हम 1-2 प्लेयर पर रिलाइज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज पाकिस्तान के ओपनर को साइम और शारजा को अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करना होगा, और खास तौर पर हमारा जो मिडिल हमने देखा। आप समझते हैं आज की टीम में फखर को भी मौका मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि फखर जमान को टीम का हिस्सा होना चाहिए। देखिए, जब हमने लास्ट मैच खेला था उसमें अपने 2 विकेट कीपर शामिल किए थे, ख्वाजा नाफी भी था और उस्मान खान भी था। जाहिर बात एक जगह बनती है। तीसरे विकेट कीपर आप भूल गए शायद, साहबजादा फरहान भी विकेट कीपिंग करते रहे हैं डोमेस्टिक सीजन के अंदर। सर मैं भूला नहीं हूँ, मुझे याद है, लेकिन वही बात है कि वो करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि अगर हम विकेट कीपर की शोबे में बात करें, बहुत से पाकिस्तान के प्लेयर ऐसे होते तो टीम में होते हैं, विकेट कीपर करते हैं, लेकिन हम एसोसिएट करते हैं कुछ रेगुलर कीपर के तौर पर। तो हम रेगुलर कीपर कह सकते हैं कि उस्मान खान है और फैजल हाफिज रेगुलर कीपर थे। फखर जमान को टीम का हिस्सा होना चाहिए। सलमान मिर्जा को हमने शामिल किया लास्ट मैच में। मैं समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी की जगह अगर आप पेपर के तौर पर नसीम शाह को शामिल करें ना, तो क्या ही बात होगी, क्योंकि नसीम शाह एक यंग ब्लड है। जब से 2-3 साल पहले जब से इंजरी यासीन भाई है, इससे कबल अगर हम देखें तो शाहीन मुकम्मल फिट नहीं है, और नसीम शाह के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि वो भी 100% फिट नहीं है। तो ऐसे में हमें मौका देकर शायद गलती करना बैठे। देखिए, हम साहब श्रीलंका से कितनी दूर बैठे हैं, अंदर की खबर तो हमें नहीं पता कि कौन फिट है और कौन अनफिट है। लेकिन अगर फिट की सूरत में बात करें, हम जो बात करते हैं वो फिटनेस की सूरत में बात करते हैं, तो फिर तो हमको नसीम शाह को टीम का हिस्सा होना चाहिए अगर वो मुकम्मल तौर पर फिट है। जाहिर बात है, आपके पास इब्रार भी है मिस्ट्री बॉन्ड के तौर पर, रहमान को भी आपने शामिल करना है। तो आपने देखिए इस वर्ल्ड कप में देखिए, आपने फहीम अशरफ को टीम में शामिल किया, लेकिन फहीम अशरफ को बॉलिंग के क्षेत्र में बहुत कम अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जो पाकिस्तान ने अपना पहला मैच खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वो फहीम अशरफ की उनका बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने वो जीता था, उसी वजह से हम उसको कैरी ऑन करते रहे। लेकिन जिस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए था पाकिस्तान की मौजूदों को, फहीम अशरफ को एज ए बॉलर, अच्छा यासीन साहब, को प्लान नजर आ रहा है पाकिस्तानी टीम का आपको इस वर्ल्ड कप के अंदर? अगर सर प्लान की बात करें तो देखिए, हमने 4 मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप के अंदर, और चारों मैचेस में ये हुआ, पिछले 2 मैचेस में क्या हुआ कि हमने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, ठीक है ना, वो भी चलो आपकी प्लान समझ आ रही थी। लेकिन हमने तीसरा मैच ऐसा खेल लिया इंडिया के साथ जिसमें हमने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, आपने चौथा मैच खेला, आपने फिर पहले बैटिंग की। इसका मतलब है कि आपने पहले बैटिंग की और आप
कंफर्टेबल फील कर रहे हैं टारगेट तो किसी भी टीम के लिए चेज करने के लिए किसी। आप देखिए जब लास्ट मैच हुआ था पाकिस्तान ने 199 किए थे, एक मैच में 190 किए थे, तो मैं समझता हूँ कि टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए। चले टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए। यासीन जाहिद यासीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और साथ साथ फिर दोबारा अदनान अशरफ की तरफ आते हैं। अदनान भाई, बहुत से मामलात हॉकी में हैं जिसे अब सर उठाना है उनके लिए। आप जैसे प्लेयर्स अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? फिर साथ साथ जितने लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ, पाकिस्तानी टीम के साथ, आप समझते हैं कि अब रोल अदा करना पड़ेगा, पीछे नहीं हटना है, इस खेल को फिर आगे की तरफ लेके चलना है? देखें, एज ए इंटेलेक्चुअल या प्रीवियस जो हमारा एक्सपीरियंस है, या हमने थोड़ी सी स्पोर्ट्स के अंदर जो एजुकेशन ले ली है, जो मॉडर्न डेज़ हॉकी या जो स्ट्रक्चर है या एडमिनिस्ट्रेशन है, तो जब ये भी एक सीखने का प्रोसेस है। आप इस जगह पे बैठे हैं तो ये चीज़ सीख के बैठे हैं ना। तो कोई प्लेयर आके अगर कोई ऑफिस होल्ड करता है तो उसको उसकी ट्रेनिंग है तो वो ये काम करे, सही है ना। सबसे पहली बात तो ये कि फेडरेशन के लेकिन आनंद भाई, यहाँ तो बहुत से ऐसी चीजें भी हो रही हैं, बहुत से प्लेयर्स गैर मुल्क के अंदर जाके ट्रेनिंग करा रहे हैं, अपने मुल्क को अहमियत नहीं दे रहे, वहाँ पर क्या कहेंगे इस हवाले से? फिर वही बात आ गई जो आपने कहा, इसमें एक्चुअली फिर बात हुई आगे कैरियर ओरिएंटेड बात आ गई ना। उसमें अगर प्लेयर भी जाके खेल रहा है तो उसको अपना जो है ब्रेड एंड बटर चलाना है। इसी तरह अगर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने 3 ओलंपिक और 4 वर्ल्ड कप के बाद कोई ऐसा प्रोग्राम दिया कि जो प्लेयर्स की वेलफेयर के लिए हो, तो वो अपनी जब वेलफेयर नहीं कर पा रहे तो प्लेयर की वेलफेयर, तो इसलिए डेफिनेटली चाहे वो कोच हो, एक्सपीरियंस प्लेयर हो या प्लेयर हो, करंट प्लेयर हो, तो वो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए तो बाहर जाएगा, ठीक है। वो कहीं ना जहाँ उसको मौका मिलेगा वो करेगा। इसके लिए आप किसी को रोक नहीं सकते, या तो आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो। दूसरा ये कि ये जो अभी एडहॉक लगी है, इस एडहॉक में जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है उनका ताल्लुक भी पीएसबी से है, जो मेरी इतलात हैं। तो पीएसबी वर्सेस पीएचएफ दोनों आमने सामने हैं, ठीक है। उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर प्लस अभी जैसे आपने कहा कि शहबाज जो हैं वो इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा हैं, तो शहबाज जो है हमारा इतना बड़ा नाम है हॉकी का कि हम उसकी रिस्पेक्ट जो है ना, हम मतलब उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमारा शहबाज हमारा कप्तान भी रहे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये मतलब एडवाइस करूँगा शहबाज को कि वो इस सेटअप से अगर अपने आप को हटा लें तो ज़्यादा, क्योंकि आप उन्हीं के साथ उसी ग्रुप के साथ काम कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इससे अपने आप को हटा लेंगे तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल जाएगी बनिस्बत आप इसकी इंक्वायरी में आए, क्योंकि ये एक तासुर जाएगा कि पॉलिटिकली तौर पे डेफिनेटली ये वही उसी तरह का सारा सेटअप बन रहा है। और फिर जिनको कोच लगाया गया है उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। और अगर इतनी शॉर्ट टर्म में अगर कोई फॉरेनर कोच आ रहा है तो क्या वो आएगा, ये बड़ी चीज़ है। तो अभी बहुत से अच्छे मामलात मोहसिन नकवी के हुए हैं, और हमने देखा जब खिलाड़ियों से मुलाकात हुई तो उन्होंने जो है 10-10 लाख रुपए चेक भी दे दिए उन प्लेयर्स को, टीएडीए भी दे दिया। फिर क्योंकि पाकिस्तानी टीम क्वालिफाइंग राउंड के लिए मिस्र जाना है और उसके लिए भी होटल के इंतजाम। देखिए, ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान का कप्तान इतना बोल्डली आके बोला है। तो इंटरनल जो प्लेयर्स की और जो ऑफिशियल्स की, कोचिंग स्टाफ की जो आपस में एक एसोसिएशन अच्छी नहीं रही, ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब तक ये चीज़ अच्छी नहीं होगी तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात ये कि मोहसिन नकवी साहब ने ये जो स्टेप लिया है, तो एज ए पाकिस्तानी या जो उनके पास रिसोर्सेज थे, वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया और आके उन्होंने इन मामलात को फौरी तौर पर हैंडल किया जब प्राइम मिनिस्टर की जानिब से अहकामात मिले। हाँ, अगर उनको अहकामात मिले तो दैट्स गुड। और अगर वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी लेके चलें पीएसबी के साथ, पीसीबी के साथ, तो ये ज़्यादा कि क्रिकेट को भी चला रहे हो, हॉकी को भी चला रहे हो, कम से कम ये वाले मामलात नहीं होंगे अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि फिर उसमें फ़ंड्स का मसला नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि जब चीज़ हो जाती है तो उसके बाद फिर कमेटियाँ बनती हैं। हमारे यहाँ जो है जब प्रोसेस शुरू हो तो उसी दौरान में एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए उसी वक्त जो अकाउंटेबल कर रही हो, स्टेप बाय स्टेप अकाउंटेबल कर रही हो, क्योंकि जब सानिया हो जाता है उसके बाद फिर जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो आपको पता है कि इससे पहले भी कितने मामलात पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर हुए हैं, और फिर वो अदालतों में भी गए हैं, और उनकी अगर सही रिपोर्ट आ जाती है, अगर आ जाती है, बन जाती है, तो वो एक तो पब्लिक नहीं होती, और अगर पब्लिक हो जाती है तो उसमें डेफिनेटली पीछे फिर सब एक दूसरे के साथ मिलजुल। बड़ी अच्छी बात की आपने दानिश खान, आपकी तरफ ये तहकीकाती कमेटी उस वक्त क्यों बनती है जब मामला सारे सर से गुजर चुके होते हैं? यही आई थिंक डिलेमा रहा है सारे स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, और इसके साथ साथ हम इन मज़ीद नए स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कराते जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम पिछले वाले स्पोर्ट्स पे फोकस करें। एक जस्ट ऑन साइड नोट बात करनी थी, तहकीकाती कमेटी उस वक्त बननी चाहिए थी जब ये इश्यूज़ हुए थे।
अगर देखें अभी भी उनके कप्तान आके ना बताते तो किसी को पता भी नहीं चलता कि पाकिस्तानी टीम इस सब से गुजरी है, राइट। और वो वीडियोस वगैरह ना आती तो इट इज़ बियॉन्ड अपॉलिंग टू बी ऑनेस्ट कि ये सब होता रहा है। और टू थिंक कि हॉकी हमारे नेशनल स्पोर्ट है, उसके साथ इस तरह हो रहा है, तो ऑफकोर्स फिर अगर हम उसके बावजूद ये एक्सपेक्ट करें कि ड्रामेटिकली हम चैम्पियनशिप्स ले आएंगे, या जो है ना हम हॉकी के मैचेस में क्लीन स्वीप कर देंगे, या हम जो है ना फतह कर लेंगे, तो फिर ये इट्स टू मच ऑफ एन आस्क। आप पहले ग्रास रूट लेवल से अपनी चीज़ें बेटर करें, उसके बाद आप फिर जो है ना इस तरह। और तहकीकाती कमेटी सर, ये स्पोर्ट्स में हो या पॉलिटिक्स में हो, हमेशा ऐसा ही होता है कि जब वक्त गुजर जाता है तब हम उस प्रॉब्लम पे लेके आते हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है सॉल्यूशंस पे आने के लिए। हम प्रॉब्लम से डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जा रहे होते हैं और उसमें एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अच्छा देखिए, तहकीकाती कमेटी बाद में बनती है, लेकिन कोई भी इदारा जब चल रहा होता है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है, तो उसके साथ एक ऑडिटर होता है जो वो साथ काम कर रहा होता है, और वहीं से अकाउंटेबिलिटी शुरू होती है। अगर ये सारे मामला रिस्ट्रिक्ट हो जाएं प्रोफेशनली, तो ये इस तरह के बड़े बड़े लेकिन आपने जिस तरह डिजास्टर ना प्रोग्राम के शुरू में कहा था ना कि मैनेजर सारा रोल मैनेजर ने अदा जाएगा, और अभी तक करना हमें होता पता नहीं लगा मैनेजर कौन है। और इस वक्त करंट जो इस वक्त सिचुएशन है, अगर कोई भी समझदार कोई भी आए और इस बागडोर संभाले फेडरेशन की, तो जो करंट इस वक्त टीम है, स्क्वाड है, उसको तो वो छोड़ दे जो वो कर रहा है, वो सारी चीज़ें लॉक करके नीचे ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रक्चर को बेहतर करे, और उसमें डेफिनेटली फंड्स को भी रेस करे। तो अब जो है ना, अब काम पाकिस्तान का है कि दोबारा हम बैक हों, ठीक है। जिस तरह इंडिया ने 30-35 साल पहले एक काम किया था कि वहाँ पे जो है रिजल्ट आ रहे हैं, अब उनके रिजल्ट आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ इंडिया के जैसा पैसा तो तो इन्वॉल्व नहीं है। स्टेप लिया ना इंडिया यहाँ पर टैलेंट लैंड प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर की जानिब से शुरू हुआ, और लाहौर कलंदर्स के साथ उनके एमओयू साइन हुए, लेकिन वो कुछ अरसे तक नजर आए, फिर वो मंजर से गायब हो गए। देखें, प्रोग्राम मसला ये कि प्रोग्राम चला कौन रहा है, उसमें विजन क्या है, उसमें उनके पास पेपर वर्क कितना है, और पेपर वर्क के साथ उनके पास ग्राउंड रियलिटी कितनी है। तो जो भी प्रोग्राम आए, जो भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं, वो डेफिनेटली पैसों के लिए आते हैं, ठीक है जी। पैसा यूज़ हुआ, फंड यूज़ हुआ, उसके बाद ख़त्म हो गया। हमें ये देखना है कि हम छोटे लेवल पे देखें कि कराची में कितने क्लब एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रैक्टिकली, कौन जेन्युइन क्लब हैं, और इसी तरह पूरे सिंध के अंदर हम देखें। अगर मैं अपनी बात बताऊं, इस पे ही पिछली जो मैनेजमेंट थी उस पे ही हमने देखा, जो पोर्टल खोला गया और उसके बाद उन क्लब की रजिस्ट्रेशन कराई गई, स्क्रूटनी कराई गई, तो उसके बाद तो बोकस निकले ना। ये अब ये आपको बात समझ में आएगी कि अब जैसे मैंने नवाबशाह जाके या इंटीरियर सिंध में जाके, हैदराबाद में जाके वर्कशॉप्स, कोचिंग सेशंस जो कराएं, तो अगर आप इस तरह काम करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। हम अपने लेवल पे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ जो टैलेंट हम स्पॉट करेंगे, फिर उसको हम ग्रूम करेंगे, और फिर उसको आगे चैनलाइज कैसे करें, क्योंकि उस बच्चे को कैरियर नज़र नहीं आ रहा, ना उसकी एकेडमिक साइड स्ट्रांग होती है स्पोर्ट्स की वजह से। जो हमारे पहले एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर उसको फैसिलिटेट किया जाता था, वो भी हमारी ख़त्म हो गई। और ये कब ख़त्म हुई? जब स्पोर्ट्स और एजुकेशन मिनिस्ट्री एक साथ हुई। जब तक ये अलग अलग हो गई, जब तक ये एक साथ थे, स्पोर्ट्स और एजुकेशन मिनिस्ट्री एक साथ थे, जब तक सब ठीक चल रहा था। लेकिन जब ये अलग हुई है तो उसके बाद से ये डिजास्टर आना शुरू। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पे ये भी नज़र आई हमें अदनान भाई कि हमने माजी में जब अगर बच्चे के नंबर कम आते थे मैट्रिक के बेस पे, और उसके बाद वो स्पोर्ट्स कोटा एक होता था, वहाँ दाखिला मिल जाया करता था। अब तो वो चीज़ें भी हमने ख़त्म कर दी। इसकी वजह की ना देखें, वजह ये आ गई, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले ये दोनों मिनिस्ट्री एक थी, कैलेंडर पूरे साल का एक साथ होता था। अभी आप ये देखेंगे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उसमें कहीं एग्ज़ाम क्लैश कर जाते हैं, तो उसकी वजह यही है कि दोनों मिनिस्ट्री एक थी। जब ये अलग हुई हैं, जब से ये मसाइल होते हुए, इस पे कुछ कहना चाह रही हूँ? जी, मैं ही कह रही थी, अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि एजुकेशन, इसका एक और हमारे जो डिसएडवांटेज ही कहूँगी मैं, एक गैप है हमारी सोसाइटी में, वो ये कि स्पोर्ट्स रिलेटेड जो फील्ड्स है ना, उनके बारे में पता ही नहीं होता। अब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रॉपर एक डिग्री है, इसी तरह स्पोर्ट्स साइंसेज एक डिग्री है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ ए डिफरेंट फील्ड। इसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं है, तो इसकी वजह से वो परस्यू ही नहीं करती यूनिवर्सिटीज़ में, डिग्रीज पढ़ाई नहीं जाती। कितनी तो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके पास ये डिग्री मौजूद ही नहीं है। अगर हम अब्रॉड जाके बाहर के मुल्कों में थोड़ा देखें ना, ऑस्ट्रेलिया देख लें, यूके देख लें, वहाँ पे आप जिस तरीके से आपके यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल पे जो स्पोर्ट्स होते हैं ना,
वो आपको नेशनल टूर्नामेंट्स में एंट्री के लिए इनफ होते हैं, वो आपका पूरा प्रॉपर फुल फ्लेज करियर डेवलप करने के लिए काफ़ी होते हैं अगर आप उसमें प्रॉपर इन्वॉल्व हैं। यूएस में तो बाकायदा ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ के प्रॉपर एक पूरी लीग चलती है, पूरा सीजन होता है उनके, जैसे हमारे यहाँ PSL वगैरह डोमेस्टिक होता है, इसी तरह उनका, क्योंकि वहाँ पे बेसबॉल ज़्यादा चलती है, वहाँ पे बास्केटबॉल ज़्यादा चलती है, तो उनके पूरी यूनिवर्सिटीज़ की लीग्स होती हैं प्रॉपर, कि जिनका उसी लेवल तक की हाइप होती है जैसे हमारे यहाँ पे क्रिकेट। चलिए, बड़ी लंबी डिस्कशन है और इस पे लिए वक्त भी बहुत चाहिए, लेकिन हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है। नौरिश खान, आपका शुक्रिया, साथ साथ अदनान अशरफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन की इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनएस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलने जा रहा है और उससे कबल पाकिस्तानी टीम ने कल भरपूर तौर पर ट्रेनिंग की और पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि हम इससे तीनों मैचेज़ में जो सुपर 8 में खेले जाने हैं उसमें भरपूर परफॉर्म करेंगे और सुपर 4 के लिए, बल्कि सेमीफाइनल के लिए कोशिश होगी कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर जाए। यकीनन पाकिस्तानी टीम इस वक्त अगर देखें तो सिवाय इंडिया के मैच के तमाम मैचेस में पाकिस्तानी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। कुछ प्लेयर्स ने हमने देखा कि अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई, कुछ प्लेयर्स पे तनकीद भी होती रही, और लेकिन अब देखते हैं कि आज जो टीम तश्कील पाएगी, देखते हैं 11 रुकनी वो कौन सा स्क्वाड होगा कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलता दिखाई देगा। न्यूजीलैंड की टीम इस टूर्नामेंट में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करती दिखाई दे रही है। साथ साथ एक बड़ा मुकाबला कह सकते हैं कि आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का होता दिखाई देगा। उसके अलावा कौमी खेल हॉकी के लिए बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। मजीद कल हमने देखा कि शैला रज़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर भरपूर अंदाज में उन्होंने कहा कि इस वक्त जो कमेटी बनाई गई है उसमें भी उसमें एतमाद नज़र नहीं आ रहा, उस पर भी तहकीकात करानी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से उन्होंने इल्तिजा की। उसके साथ साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी तहकीकात कराने का मज़ीद मुतालबा किया कि इस वक्त जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई, जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी टीम गई हुई थी, उस पर उन पर एतमाद नहीं। इस पर आज हम बात भी करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं अदनान अशरफ साहब, साबिक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, 1985 से 1990 तक पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ मुंसलिक रहे। उसके साथ साथ UBL से इनकी वाबस्तगी रही डिपार्टमेंट में। अदनान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ नौजवान यंग जर्नलिस्ट हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखती हैं, नौरिश खान स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और जिस तरह अंदाज में आजकल ये तमाम चैनल्स में नज़र आ रही हैं, आपने देखा होगा, भरपूर अंदाज में अपनी राय भी दे रही हैं और उनकी राय मैं समझता हूँ कि 70% सही भी होती दिखाई दे रही है। साथ साथ अदनान, मैं आपकी तरफ आता हूँ, बड़े मामलात कौमी खेल हॉकी के साथ चल रहे हैं। आप भी जुड़े रहे पाकिस्तान हॉकी टीम से एक तवील अरसे तक, 1985 से 1990 तक आपका कैरियर रहा। क्या उस वक्त की सूरत हाल और ये मौजूदा जो सूरत हाल है, आप समझते हैं कि इस वक्त हॉकी जो तबाही का शिकार बन चुकी है, उसमें साबका ओलंपियंस का जो है इसमें रोल है? देखिए, ओलंपियंस चाहे कोई भी हो, सबसे पहले तो ये एक चीज़ क्लियर हो जाए कि ओलंपिक खेलना कोई डिग्री नहीं है। हाँ, ये एक ऑनर की बात होती है कि एक प्लेयर जो है वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है, यानी इतना वो मिच्योर प्लेयर है कि उसको जो है वैलिडेट किया जाता है कि ये ओलंपिक खेले। फिर उसके साथ अगर उसमें ओलंपिक जीत जाता है, कोई मेडल लेके आ जाता है, तो दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन ओलंपिक खेलना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है किसी भी चीज़ की ना। अब जहाँ तक आपकी बात है कि ओलंपियंस का, तो इसमें इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि क्या सारे ही ओलंपियन प्लेयर जो हैं ओलंपिक खेले में वो इसमें शामिल हैं या कुछ शामिल हैं, इसको आपको डिफरेंशिएट करना। अच्छा, इसमें भी 50-50% है, कुछ 50% उस तरफ है, 50% इस तरफ है। बिल्कुल, असल में बात यह है कि जैसे अभी इस वक्त करंट सिचुएशन है, इस पर भी हम बात करेंगे कि जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, तो अभी तो मतलब मुझे खुद नहीं पता है कि मैनेजर कौन है। मैंने इतनी कोशिश की कि किसी से पता करूँ रिस्पॉन्सिबल से कि मैनेजर कौन था पाकिस्तान हॉकी टीम का, क्योंकि यहाँ से जब ट्रैवल किया है, डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान टू ऑस्ट्रेलिया, और जिस तरह हेड कोच की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, तो यहाँ पे तो मैनेजर को ब्रीफिंग देनी चाहिए थी, जो 2 दिन लेट हुए हैं और वहाँ पे जो होटल के अकोमोडेशन जो है हिट हुई है, डेट्स हिट हुई हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो मैनेजर का होता है।
कि वो इन तमाम चीज़ों को, टूर को मैनेज कर रहा होता है, जिसमें फ़ंड भी हैं, डेलीज़ भी हैं, टूर भी है, टिकटिंग भी है, होटलिंग भी है, ईच एंड एवरीथिंग। फिर वहाँ पे कौन रिसीव करेगा, ये सारे काम मैनेजर के होते हैं। तो अभी तो यही डिस्क्लोज़ नहीं हुआ कि मैनेजर कौन है। और जो मैनेजर बन के जा रहे थे जो साहब, उनका ताल्लुक भी पीएसबी से था, ठीक है। तो मसला ये है कि हम जब ये बात करें तो हम किसी की पर्सनालिटी को डिस्कस ना करें, हम इसको प्रोफेशनली एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें कि आया क्या चीज़ें हुई हैं ऐसी। तो हमें यहीं से यहाँ से जो है एक फ़र्क महसूस हुआ। जो मेरे पास जो खबर है वो ये है कि जो मैनेजर जा रहे थे वो यहीं पे ही बैक हो गए, उनका ताल्लुक भी पीएसबी से था। तो अब जो वहाँ पे मैनेजर का रोल अदा कर रहा था वो कौन था, ये एक चीज़ जो है ना सवालिया निशान है। इसको आप ज़रूर जो है जो है ना एक्सप्लोर कीजिएगा, मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये जो आपने बात की कि हम जब खेलते थे और अब जो है, तो हम जब खेलते थे तो उसमें एक्चुअली पीआईए एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो टिकट, होटलिंग, यानी सारे टूर को पीआईए मैनेज करता, क्योंकि पीआईए का जो चेयरमैन होते थे वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को लीड कर रहे होते थे, ठीक है। चाहे वो नूर खान साहब हो, चाहे वो फ़ारूक फ़िरोज़ खान साहब हो, चाहे वो दाऊद पोता साहब हो, या मुदस्सिर असगर साहब हो, यानी जितने लोगों को देखा हमने वो सारे जिनका ताल्लुक पीआईए से। तो कभी इस तरह की कोई सिचुएशन बनी ही नहीं, अच्छा, इस तरह के मामलात हुए ही नहीं, क्योंकि वो सारे बड़े स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिवली लोग थे, मैनेजमेंट को जानते थे और पाकिस्तान की डिग्निटी को भी वो जानते थे। यानी एक टीम, चाहे वो एक क्लब की भी टीम हो, एक जोन की भी टीम हो, ये तो खैर एक नेशनल टीम थी, तो जारी तो उसको डिग्निटी का बड़ा जो है वो ख्याल रखते थे और कभी इस तरह के मिसहैप्स नेशनल टीम के साथ इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। नान साहब, आपने कहा कि यहाँ पर जो है उस वक्त के हालात ऐसे थे कि इस वक्त कभी भी ऐसी चीज़ें होती दिखाई नहीं दी थी। इस दफ़ा रोल ऐसा नज़र आया यहाँ पर नेशनल हॉकी टीम का कि वो जिस होटल्स पे ठहरे, जिस जगह पे ठहरे, वहाँ पर उनके साथ जो सलूक हुआ, फिर उन्होंने ख़ुद ही बर्तन, वीडियोज़ आई हैं, फिर बर्तन धोते दिखाई दिए। लेकिन माजी में भी ऐसा होता रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ करता था। जिस हॉकी टीम को ठहराया जाता था सी साइड के करीब, कभी हमने देखा कि वहाँ पर भी ठहराया गया, बारबेक्यू वहाँ करते थे, खुद प्लेयर्स बना रहे होते थे। ये माजी में होता रहा, लेकिन शायद प्लेयर्स भी कोई रंग दूसरा दे देते हैं, यहाँ आप समझते हैं? देखिए, सवाल ये पैदा होता है, एक है प्लेयर पावर और एक है मैनेजमेंट पावर, ठीक है। पहले जो इस तरह के वाक़यात हुए उसमें इस तरह की मिसमैनेजमेंट कभी नहीं हुई। हाँ, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हैं इज़ द डिफरेंट थिंग, कि आप कहीं गए हैं तो साइट सीइंग देखने गए, बजाय होटल के उन्हें ऐसी जगह ठहराया गया। हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ, हमारे टाइम पे कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अब अगर होटल ही सी साइड पे मिल रहा है तो इस पे तो मतलब जो होस्ट करने वाले हैं, सीरीज़ या इवेंट होस्ट करने वाले हैं, अगर वो देही सी साइड पे रहें तो इसमें तो कोई क्वेश्चन मतलब कर ही नहीं सकते ना। फिर खाना पकाना भी माजी में प्लेयर्स करते रहे। मैंने कभी नहीं सुना ये बात कि पाकिस्तान की टीम के प्लेयर बर्तन धो रहे हों, खाना बना रहे हों। ये इंकिशाफ है, एक बहुत बड़े ओलंपियन ने किया। मुझे हनीफ खान साहब ने कल मुझसे डिस्कस किया है इस मसले पे और उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है। नहीं, देखें, मेरे इल्म में ये बात नहीं है। हनीफ भाई ज़ाहिर बात है कि वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन, और वो एक पाकिस्तान का ब्रांड है हॉकी का, और उनको देख के ज़ाहिर बात है बहुत से लोगों ने हॉकी शुरू की है। तो मेरे इल्म में ये बात नहीं है। अगर हनीफ भाई ये बात कह रहे हैं तो डेफिनेट हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ उनके इल्म में हो, मेरे इल्म में कोई चले आपके इल्म में नहीं आया। नौरिशान, बड़ा मैच पाकिस्तान के लिए सुपर 8 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आज हम खेलने जा रहे हैं। कैसा देख रही है इस मैच में? अगर पल्ला देखें तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड का पाकिस्तान से ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जो अभी हॉकी पे डिस्कशन हो रही थी, इस पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि एक इसके साथ साथ एक और वीडियो सर्कुलेट करी थी जिसमें वो जिस जगह पे रुके हुए थे प्लेयर्स, उसकी भी बहुत खस्ता हालत थी, बंकर्स पे प्रॉपर रखा गया था और बहुत बुरी हालात में। तो ये बहुत क्रेडिबल सोर्सेज हैं और ऑथेंटिक सोर्सेज से ये न्यूज़ आई हैं। दिस इज़ एक्चुअली स्टफ दैट हैपेंड। तो अब उसमें काफ़ी इस पे चल रही है कि क्या मोहसिन नकवी इस पे कुछ एक्शन लेंगे या वो भी अब क्योंकि मैदान में आ गए तो अब देखना है कि किस तरह। लेकिन इस पे एक्शन तो अभी शहबाज सीनियर ने लेना है, अब देखते हैं कि वो क्या रिपोर्ट देते हैं। लेकिन ये बहुत पिटिएबल कंडीशन है हॉकी प्लेयर्स की। अच्छा, इसके अलावा अब हम मैच पे अगर आए तो आई थिंक कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैं इसको 60/40 देख रही हूँ। किस टीम को मैं इस तरह कहूंगी कि दिल पाकिस्तान के साथ है लेकिन दिमाग न्यूजीलैंड के साथ है। ये तो इंडिया वाली बात हो गई ना, इंडिया से जब मैच था तो हम यही कह रहे थे जी। लेकिन देखिए, मुझे थोड़ा न्यूजीलैंड की अगर मैं स्ट्रेंथ्स थोड़ी सी बताऊं ना, न्यूजीलैंड की वीकनेस पहले मैं बता देती हूँ। पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखें या पिछले कुछ सालों से भी अगर आप उठा के देखें तो उनकी
थोड़ी सी वीकनेस बैटिंग के हवाले से रही है। अगर उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर जाता है तो वो थ्रू आउट परफॉर्म करता है, लेकिन अगर नहीं परफॉर्म कर पाता है तो वो फिर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स तक जाती है उनकी, और 7वें 8वें नंबर तक उनकी विकेट्स गिर जाती हैं, फिर उससे पहले वो स्टेबिलिटी आती नहीं है। तो मिडिल ऑर्डर क्राइसिस न्यूजीलैंड का इस टूर्नामेंट में खूब उभर के सामने आया है। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा न्यूजीलैंड के लिए, न्यूजीलैंड के बैटर्स के लिए स्पेशली एक ऐसी चीज़ है जिस पे उनको काम करने की ज़रूरत है, और अगर आज उन्होंने इस पे वो कवर कर लिया तो पाकिस्तान के लिए खतरे वाली बात है। पाकिस्तान ने कहाँ काम करना है? आपने न्यूजीलैंड की खामियां तो गिनाई, पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, पाकिस्तान के पास ओपनर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कहाँ देख रहे हैं? लेकिन मैं इस पे आई थी, लेकिन पाकिस्तान को फिर बहुत जगहों पे काम करना है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ना प्लान सिंपल है। आप टॉस जीतते हैं तो आप बैटिंग करें, आप बॉलिंग का सोचे भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कोलंबो की कंडीशन से हम यहाँ पे लोग कहेंगे कंडीशन ऐसी बॉलिंग करनी चाहिए, नहीं, आपकी स्ट्रेंथ पहले बैटिंग पे लाई करती है। और आप अगर ये बहुत सारी बातें करें ना कि एक्सपीरियंस स्क्वाड है, हम स्पिनर्स पे डिपेंड करते हैं, यू हैव टू गिव योर स्पिनर्स समथिंग टू डिफेंड। आपको अपने बॉलर्स को कुछ देना है डिफेंड करने के लिए, एक रीजन। दूसरा रीजन ये कि पाकिस्तानी टीम की एक वीकनेस है कि अगर हमारे हाथ से मैच निकल रहा होता है, चीज़ें वैसी नहीं जाती जैसा हम एंटिसिपेट करते हैं, तो हम बाउंस बैक नहीं कर पाते, पाकिस्तान को अच्छे से पता है। तो पहले बॉलिंग करना बहुत ही अहमकाना जो है ना डिसीजन होगा, इसलिए टॉस जीत के सबसे पहले आप जो है ना विदाउट ए सेकंड थॉट आप बैटिंग पे जाएं। आज नॉलेज बात भी हो रही है कि स्क्वाड के अंदर बाबर आजम की जगह फ़खर जमान को भी खिलाए जाने के इम्कानात है, तो कैसा देख रही हो इस मैच को? देखिए होना चाहिए, और बाबर आजम को काफ़ी टाइम से हम भी कह रहे हैं, फाइनली शुक्र है आज इनको हो गया। आज अल्लाह करे कि इस तरह का कोई डिसीजन हो और बाबर आजम रेस्ट करें। फ़खर जमाना है, इट वाज ड्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। फ़खर की जगह बिल्कुल स्क्वाड में बन गई, उनको पता नहीं क्यों नहीं अभी तक हमने टेस्ट किया। वो हमारे बहुत ही क्लच प्लेयर हैं और हमारे वो इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं, वो इम्पैक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं स्पेशली कोलंबो जैसी कंडीशन में। इसके अलावा मैं आज सलमान मिर्जा को देखना चाहूंगी एक्शन में, मैं चाहूंगी, और अबरार अहमद को खुदारा बिठाने की गलती ना करें। अगर आपको कोई स्पिनर बिठाना है आप शादाब को बिठाएं। तो शादाब ने परफॉर्म किया हुआ है, पिछले मैच में 19 रन देकर 3 आउट किए हुए हैं, बैटिंग में भी परफॉर्मेंस है शादाब, लेकिन वो उस लेवल तक देखें डेथ ओवर्स में नवाज आप ड्रॉप कर सकते हैं अगर मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक नवाज को हम नहीं ड्रॉप कर सके क्योंकि हमें बैटिंग के लिए साथ स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। तो आई डोंट थिंक कि हमें जो है ना नवाज को ड्रॉप करना चाहिए। शादाब आई थिंक उनको हम ड्रॉप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ कह रही है नरिश के शादाब को हम ड्रॉप कर सकते हैं आज के मैच में। अदनान भाई आपकी तरफ वापस आऊँ, और जिस तरह हमने पाकिस्तान हॉकी टीम के हवाले से मजीद भी बात करनी है, लेकिन मुझे अब ब्रेक का इशारा दे दिया गया, तो चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और आज हम अपने शो के अंदर हॉकी और क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं। तो अदनान अशरफ साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, साबिक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं। अदनान भाई, जिस तरह पाकिस्तान टीम की हॉकी के हवाले से बातचीत चल रही है, पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड के लिए गया और अर्जेंटाइन पहले हम गए, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, परफॉर्मेंस कोई ख़ास नहीं रही पाकिस्तानी टीम की। और क्या समझते हैं आपके यहाँ पर अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है हमें? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग पिछले 15 साल से 16 साल से टीम के साथ अटैच हैं, चाहे वो प्लेयर के हवाले से हों या ऑफिशियल के हवाले से हों या एडमिनिस्ट्रेटिवली हों, तो आपको पता है कि कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, सबको पता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम प्रो लीग में गए, ये तो एक अच्छी बात है, तो हम रैंकिंग को जो ना हम परेशान हैं रैंकिंग की वजह से। तो और ये सारी जो ख़राबी जो आ रही है वो रैंकिंग की वजह से ही आ रही है। तो वहाँ पे जाके हमें ये तो पता लग गया कि हम क्या हैं, ठीक है। और जो हम सारे मैच हारे हैं ये भी एक बड़ी जो है ना अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान की हॉकी के लिए कि हम इस लेवल पे आ गए। लेकिन ये हार भी बर्दाश्त है, लेकिन जो कुछ वहाँ हुआ एडमिनिस्ट्रेटिवली और जो प्लेयर्स और मैनेजमेंट के दरमियान जो चीज़ हुई, ये एक्चुअली टीम का मोराल जो है ना ये बूस्ट करती है और डाउन करती है। अब आगे ये क्वालिफाइंग के लिए जा रहे हैं और ये जाना है। जी हाँ, तो ये जो मिस्र जा रहे हैं क्वालिफाइंग के लिए, ये वहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट, इसके जो है आफ्टर शॉक्स नज़र आएंगे आपको। तो मैनेजमेंट को हटा तो दिया गया है, लेकिन किसको लगाया गया है ये भी एक सवालिया निशान है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ जो वेरी फर्स्ट डे से जिस वक्त पाकिस्तान 3 ओलंपिक और 4 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकी, डेवलप नहीं कर सकी कि अपनी जो जॉब्स हैं वो डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट बनाएं, डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे हर इदारे में होता है
जिसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, टेक्निकल डिपार्टमेंट भी होता है, मेडिकल, वो जो है एडवर्टाइज आज तक कभी भी एडवर्टाइज जॉब नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो ट्रेनिंग की हो, कोचिंग की हो, वट एवर किसी चीज़ की हो। अब देखें PSB है, वट एवर जैसे भी है, उनके यहाँ जॉब्स एडवर्टाइज होती। इट मीन्स कि वहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो हम 4 वर्ल्ड कप जीतने, वो 1 वर्ल्ड कप जीत के, हम क्रिकेट और हॉकी का कंपैरिजन पैसों के हवाले से नहीं कर रहे, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेटिवली कर सकते हैं कि वो जो हैं आरिफ अब्बासी साहब की जो एफर्ट्स थी वो नज़र आई कि अब वहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन हम 4 वर्ल्ड कप और 3 ओलंपिक और बेतहाशा एशिया के मेडल जीतने के बाद भी हम जो हैं इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली एज ए इंस्टीट्यूशन जो है डेवलप नहीं कर सके। अच्छा, दूसरी तरफ थोड़ा सा, क्योंकि प्लेयर्स ने यहाँ बयानात दिए और क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है। क्रिकेट में अगर बयानात दे दिए जाएं, अगर प्लेयर्स बयानात देते हैं तो वहाँ पर वो सेंट्रल कॉन्टेक्ट के इजाज़ रखते हैं। लेकिन यहाँ अगर क्या सेंट्रल कॉन्टेक्ट, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी की मैनेजमेंट एक अरसा दराज से है, लेकिन सेंट्रल कॉन्टेक्ट कभी भी खिलाड़ियों को नहीं दिया। अगर सेंट्रल कॉन्टेक्ट दिया जाता ये बात तो ये प्लेयर्स जो बयानात दे रहे होते हैं तो शायद वो वहाँ पर अपने आप को रोक सकते थे। देखिए, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो बात है ये आसिफ बाजवा के टाइम से हो रही है, लेकिन जाहिर बात है कि जब जिस तरह आप आते हैं, क्योंकि अभी देखें कि राना सन्नाउल्लाह साहब की भी जो एक प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होती है तो इंटरनेशनल फेडरेशंस जो हैं वो फिर उसको स्टक कर देती हैं उस मुल्क के उस ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि इंटरनेशनल इवेंट में आए। लेकिन सारे जो लोग इस ऑफिस को होल्ड करने के लिए, फेडरेशन के ऑफिस को होल्ड करने के लिए देखते सियासी लोगों की तरफ ही हैं। तो ये एक कंट्रडिक्शन है हमारे, कि उसकी वजह क्या है कि हम जो भी प्लेयर पाकिस्तान से जो भी प्लेयर आके इन डेजिग्नेशंस पे लगा है, आप पूरी एक सीरीज़ है देख लें आप, तो वो अपने प्लेयर की जो माइंड है उससे ही बाहर नहीं आए। जब उस प्लेयर के माइंड में फ्रेम में रहेंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे डेवलप करेंगे इदारे को, उसको आप कैसे चलाएंगे। और जिस तरह जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में ओहदेदारियाँ मिलती हैं वो मुझसे ज़्यादा तो आपको पता है। मैं तो इस खेल का हिस्सा नहीं हूँ, ना मैं कभी बना और ना मेरा शौक़ हुआ। कभी आपको ऑफर हुई है? नहीं, ऑफर मुझे हो भी ना तो मैं इस इलेक्टोरल प्रोसेस में कभी नहीं जाऊँगा। उसकी वजह यह है कि इतनी डर्टी पॉलिटिक्स है कि आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी जो पर्सनल जो चीज़ें हैं वो भी खुल के सामने आ जाती हैं। लेकिन माजी में तो आपको एक पार्ट दिया गया था स्कूलों और यूनिवर्सिटी लेवल पर हायर एजुकेशन की जानिब से, उस पर कितना काम करते हैं आप? नहीं, वो हायर एजुकेशन, क्या वो आप समझते हैं कि बेहतर फैसला था उस वक्त का? देखिए, वो जो फैसला था वो 2000 में 15-16 की बात कर रहा हूँ, मैं और मंसूर, तो मंसूर उस वक्त हयात थे। तो मंसूर, हम चाहते थे कि कराची के अंदर हॉकी जो है वो ग्रास रूट लेवल पे आए। उसके लिए उस वक्त जो सेक्रेटरी थे शाहबाज सीनियर थे और वो टास्क उन्होंने दिया था। हमने 40-50 स्कूल जमा भी कर लिए थे और एक प्लेटफॉर्म पे भी लेके आ गए थे। उस वक्त हैदर जो है वो सेक्रेटरी थे कराची के, तो वो हमने एक मीटिंग भी कर ली, सबको एक प्लेटफॉर्म भी लेके आ गए, लेकिन हमें कोई कॉन्क्रीट प्लान नज़र नहीं आ रहा था फेडरेशन की तरफ से। तो जाहिर बात है कि उसमें हमारी रेपुटेशन ख़राब होती। तो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए मैं भी इससे सेपरेट हुआ और मंसूर, तो मैं फिर पाकिस्तान से बाहर चला गया था, मुझे एक जॉब ऑफ़र हो गई थी और इस तरह मैंने अपने आप को जो है फिर पीछे कर लिया, क्योंकि हमने 40-50 स्कूल्स को जमा तो कर लिया ग्रास रूट लेवल पे, लेकिन हम जो प्लान दे रहे थे, हम जो प्रोग्राम दे रहे थे, उसके पीछे कोई सोर्स ऐसी नहीं थी कि उसके लिए फ़ंड और बजट कहाँ से आएगा। तो ये जो फंड बजट तो इंटरनेशनल हॉकी टीम के लिए दिया रहा, तो वहाँ कहाँ से आ सकता था? तो अब ये जो मसला है ना, ये पाकिस्तान का एक इंतहाई देरीना मसला है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, जिसको हम देरीना इसलिए कह रहे हैं कि हमेशा से जो पैसों का जो है मसाइल रहे हैं, फ़ंड के मसाइल रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि 90s तक जो ये मसले नहीं थे, वो जो हमारा सेटअप था ना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का, एक होता है प्लेइंग स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट आपके पास थे, और एक होता है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, वो जो हमारा था वो बड़ा सक्सेसफुल था और वो भी 1947 के बाद एक्सीडेंटली डेवलप हुआ था। उसका भी कोई विजनरी काम किसी ने नहीं किया था कि डिपार्टमेंट आ गए थे, क्योंकि उस वक्त रेलवे, बाबडा, आर्मी, में पिछली दफ़ा भी आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा ये कह चुका हूँ, इन्होंने जो है प्लेयर्स को कैटर किया, इनको जो है अपने पेरोल पे लिया और वो काम भी करते थे और खेलते भी थे। जब मेडल आना शुरू हुए, 71 का वर्ल्ड कप तो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, नूर खान साहब ने कराया, उससे पहले सिर्फ ओलंपिक और एशियन गेम्स होता था। तो जब मेडल आना शुरू हुए तो फिर उसमें डिपार्टमेंट जो है ऑटोमेटिकली आने लगे। फिर 70s के बाद फिर बैंक्स भी आ गए, फिर कस्टम भी आ गए, PIA भी आ गई, UBL भी आ गई, हबीब बैंक भी आ गई, नेशनल बैंक भी था, और जो लोकल डिपार्टमेंट थे कराची के तकरीबन 7-8, जिसमें KAC थी, KDA थी, PWD थी, PNSC थी, हाउस बिल्डिंग थी, और KPT भी उस वक्त जो है लोकल, क्योंकि वो डायरेक्ट नेशनल चैम्पियनशिप नहीं खेलते थे, PNSC थी, स्टील मिल थी,
ये वो डिपार्टमेंट है जो कराची के लोकल डिपार्टमेंट, यानी कि साथ साथ रोजगार भी लगा हुआ था। देखिए हमारा हॉकी प्लेयर हमारा का। कल्चर यही है, मैं आज भी यही कहूँगा, और मेरे पिछले प्रोग्राम भी उठा के देख लें आप कि हमारा जो कल्चर है, जो किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाएं, नॉट ओनली हॉकी, वो कैरियर ओरिएंटेड अगर स्पोर्ट्स नहीं है तो वो बेकार है। जैसे मिसाल पे अरशद जो हमारा अरशद नदीम ने जो ओलंपिक में मेडल है, चलें अभी हम उसको एक रफली आइडिया करते हैं कि उसने 1 अरब पैसे जमा कर लिए होंगे, तो उससे अरशद नदीम की ज़ात को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन जैवलिन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिल्कुल, अगर आज भी हम वहीं खड़े हैं। आप भी हम वहीं खड़े हैं। अगर हम एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंडिविजुअल गेम में भी, अगर इसमें भी अगर हम 50 से 1 लाख रुपए का एक बनाएं ऐसा फंड, चाहे वो डिपार्टमेंट के हवाले से हो, चाहे पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से हो, चाहे PSB के हवाले से हो, और उसमें 20-25 बच्चों को पूरे सॉर्ट आउट करके उनकी ट्रेनिंग कराएं, तो ये जो अरशद नदीम बेचारा जो कभी मेडल नहीं आया, आपको हर साल इंशाल्लाह मेडल मिलेगा इंशाल्लाह हर तो साल ये हमारा जो कोई भी स्पोर्ट्स हो वो कैरियर ओरिएंटेड, कैरियर हमारा कल्चर यही है प्लेयर्स के लिए जरूर। और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं आया, इसकी वजह ये है कि प्रोफेशनली इतने मेच्योर ही नहीं थे जिन्होंने अनाउंस किया कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस कराते। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमने पहले कभी नहीं देखा, आपने एक बात की थी, तो हमारे टाइम पे हमने कभी नहीं देखा कि हर टूर पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी वो टूर पे जा रहे हों। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं यहाँ पैसे भी नहीं हैं और इस तरह जा रहे हैं। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मसाजर हैं, जो प्लेयर्स को लड़वाते हैं, अगले एक मैच अगर टफ हो गया, अगले मैच के लिए प्रिपेयर करते हैं फिजिकली, वो कहाँ हैं? इसी तरह जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है उसके एक्सपर्ट कहाँ हैं? आपके स्टाफ में जो लोग चल रहे हैं वो फॉरवर्ड, डिफेंस, फुलबैक, गोलकीपर, यानी इनको ट्रेनिंग कराने के लिए, तो और सेक्रेटरी भी टूर करेगा और प्रेसिडेंट भी टूर करेगा। नॉलेज है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच है माइक हसन भी कहते हैं कि आज भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे, कोई प्लान लेके जा रहे हैं। आप समझिए हो कि जहां कप्तान प्लान रखते हैं वहां कोच ने भी आज प्लान दिया होगा, लेकिन कमजोरी आज भी हमारे पास मिडिल ऑर्डर पर है। तो आप समझते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ हम आज भी स्ट्रगल करते नजर आएंगे मिडिल ऑर्डर पर? जी, और मुझे खतरा है कि आज शायद हम कंपैरेटिवली ज़्यादा करें, क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर आप स्ट्रेंथ देखें पिछले सालों के मुकाबले में, पिछले 5-6 सालों से ही चलती आ रही है। उनकी ख़ास बात ये है, और जो उनकी टीम को एक हायर लेवल पे लेके जाती है, वो ये कि अगर उनके बैटर्स लो टोटल भी करेंगे, 100 रन्स 110 रन्स का टोटल भी करेंगे, तो उनके बॉलर्स के पास इतनी सलाहियत है कि वो उसे भी डिफेंड कर लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा वर्सिटैलिटी है उनके बॉलर्स में। और फिर कप्तान जिस तरह से जो उनके कैप्टन भी वो जो सिलेक्ट करते हैं, तो पूरा उनका एक माइंडसेट इस तरह का न्यूजीलैंड क्रिकेट का। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नेबर कंट्रीज हैं, और दोनों के मतलब मुझे सिमिलैरिटीज एटलीस्ट उन दोनों की क्रिकेट टीम्स में भी दिखती हैं माइंडसेट के हवाले से, कि नेवर गिव अप वाला माइंडसेट है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाला माइंडसेट है, और अपनी गलतियों से सीखने वाला माइंडसेट है। अच्छा, फिर साथ साथ हमने देखा कि क्योंकि इंडिया के खिलाफ जब मैच खेल रहे थे, एक रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के हिस्से में आया है कि 6 स्पिनर्स वहाँ बॉल कर रहे थे। तो आज स्पिनर्स की जाल में हम फंसाने की कोशिश करेंगे कि, लेकिन विकेट तो थोड़ी सी चेंज नज़र आएगी आज, और उस पर सलमान मिर्ज़ा अगर खेलते हैं तो क्या परफॉर्म देखेंगे। फिर फ़हीम को हमने यूज़ किया पिछले मैच में, तो आज फ़हीम से भी तवक्को है अगर खेलते हैं तो उनसे भी बॉलिंग कराई जाएगी। देखिए, स्पिनर्स का जाल बिछाना गलत बात नहीं है, लेकिन प्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर जो आता है ना, दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। अब इंडिया वाले मैच में क्या हुआ कि हमारे पास पोटेंशियल थी, हम उस्मान तारिक को 10 ओवर्स के बाद लेके आए, उन्होंने अपनी तरफ से वो जितना कर सकते हैं ही गेव हिज बेस्ट, बट हमारी गलती हम उन्हें 10 ओवर के बाद लेके आए हैं। वी शुड हैव ब्रॉट हिम एटलीस्ट 2 to 3 ओवर्स पहले, लाइक पावर प्ले के फौरन बाद एटलीस्ट इंट्रोड्यूस कर देते, ताकि उसका इम्पैक्ट तो आता है। अब जब तक वो आए हैं, ईशान किशान प्रॉपर इनिंग्स खेल के जा चुके थे। फिर सलमान आगा ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, पहला ओवर खुद कराने का फैसला किया, अच्छा स्मार्ट डिसीजन था। ओपोनेंट टीम जो है ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट उसको कैरी थ्रू नहीं कर पाया। आपने 6 स्पिनर्स का 20 में से 18 ओवर स्पिनर्स ने करवाए थे इंडिया वाले मैच में। तो देयर इज अ लॉट जो हमें सोचने की ज़रूरत है। और आज की आपने बात की, आई थिंक आज की पिच बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगी, और उसमें हमारे पास पेसर्स को भी थोड़ी सी हेल्प हमारे पेसर्स को मिल सकती है अगर प्रॉपर्ली इसको एग्जीक्यूट करें। देखिए, फ़हीम अशरफ की बात ये है, फ़हीम अशरफ की जो एक स्ट्रेंथ है ना, वो ये है कि अगर वो मतलब आप अगर वो विकेट्स ना भी लाए ना, तो वो रन्स रोक के रखते हैं। और वो क्यों रखते हैं? क्योंकि मे बी कि वो इतनी ज़्यादा उनके पास वो नहीं है, लेकिन वो वर्सिटैलिटी बहुत उनकी बॉलिंग में, उनको पता है कब ऑफ कटर्स कराने हैं, कब जो है ना कब यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करने हैं, कब जो है प्रॉपर लाइन और लेंथ के साथ बेसिकली खेलने हैं, और पिच की डिफरेंट पोजीशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करना है।
होमवर्क करके आते हैं, पिच रीड करके आते हैं और फिर उस हिसाब से बोल कर आते हैं। तो जब वो उस हिसाब से बॉलिंग कराते हैं तो नेचुरली बैटर्स उसको जज नहीं कर पाते। अच्छा, फिर साथ साथ सवालिया निशान हमारे पास साइम अय्यूब की सूरत में नज़र आ रहा है। परफॉर्म नहीं कर रहे, बॉलिंग में परफॉर्म कर जा रहे हैं, हमें ज़रूरत उनकी बैटिंग में है, लेकिन वो परफॉर्म यहाँ नहीं कर रहे। अगर यहाँ परफॉर्म कर लेते हैं तो साहबजादा फरहान पे थोड़ा सा बोझ कम होता दिखाई देगा, क्योंकि साहबजादा ने अच्छी इनिंग्स खेली है, लास्ट मैच में सेंचुरी भी स्कोर की हुई है, पाकिस्तान के दूसरे बल्लेबाज भी बने, उन्होंने अहमद शहजाद के बाद सेंचुरी स्कोर की है T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो यहाँ थोड़ा प्रेशर कम होगा। बिल्कुल होगा। और आई थिंक साहब ज़्यादा फरहान के साथ भी ये है, ऑल्दो वो खेलते बहुत अच्छा है, लेकिन उनको इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। लाइक अगर आप सेंचुरी भी स्कोर करें तो यू हैव टू बैट थ्रू द इंटायरिटी ऑफ द 20 ओवर्स। तो मतलब पूरा कैरी फॉरवर्ड करें और एंड तक बैटिंग करें, वो ज़्यादा वो भी मैटर करता है उसके साथ साथ। बाकी साहब ज़्यादा फरहान इज़ डूइंग वेल। और दूसरी अभी आपने बात की ना, बिल्कुल ऐसा ही है कि साइम अय्यूब, हमें ना साइम अय्यूब के बल्ले से रन्स चाहिए, हमें उनके गेंद से विकेट्स तो चाहिए, मतलब चाहिए, लेकिन प्रेफर वी वुड डू दैट ना, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम साइम द बैटर को देखना चाह रहे हैं ज़्यादातर। तो अब वो एशिया कप में जो हमने उनके कंधों पर बोझ डाला है ना, उसके नतीजे अभी हमें नज़र आ रहे हैं। और एक सवालिया निशान यहाँ पे ये भी उठता है कि भाई सलमान अली आगा ने बॉलिंग कराई थी इंडिया वाले मैच में, जो पहले ओवर कराया था, कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया था स्पिन को, तो वो बॉलिंग के लिए क्यों नहीं आते, ये भी एक सवालिया निशान चलें, है। ये भी सवालिया निशान है कि सलमान अली आगा बॉलिंग के लिए क्यों नहीं आते, साइम से ज़्यादा क्यों वो तरजीह दे रहे होते हैं, इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे।